रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम तमाम देखने वालों को। सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं क्योंकि जुम्मे के रोज ही हुकूमत को एक साथ कई महाजों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है, मगर पंजाब हुकूमत ने भी 3 रोज के लिए दफा 144 का निफाज कर दिया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से नए इलेक्शंस की तैयारी का भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन यह भी आपको बताएं कि कल जमात इस्लामी की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर एक धरना दिया जाएगा, लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि अगर हमारे धरने को रोकने की कोशिश की गई तो जमात इस्लामी हुकूमत गिराओ तहरीक चला देगी। सियासत की राहदारियों के अंदर क्या कुछ गैर मुतवक्के तौर पर वाकई होने जा रहा है, इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। मगर इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो IPPs का इशू है, जिसके ऊपर हुकूमती निवासियात का एक ऐसा सिलसिला चल निकला है जो थमने का या रुकने का नाम नहीं ले रहा, इसका फॉलोअप भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए सीनियर सहाफी और तजियाकार मोहम्मद मालिक साहब भी मौजूद होंगे। सर, आपके वक्त के लिए भी बेहद शुक्रिया। मालिक साहब की तरफ जाते हैं, लेकिन पहला सवाल आमिर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मुझे ये बता दीजिए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि लुडियां डालो और कपड़े सिलवा लो और इलेक्शन की तैयारी कर लो, दिसंबर तक इलेक्शन होने वाला है, तो ये सिर्फ तैयारी और बातें इलेक्शन की PTI की हद तक कहेंगे, पूरे मुल्क के लिए ऐलान किया उन्होंने? ये इनका पुराना तरीकाकार है। जब भी कोई एक आधे मुकदमे में अच्छी खबर आ जाती है, जिस तरह के 12 मुकदमात में जो रिमांड रिजेक्ट हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, तो शायद 9 मई के हवाले से, तो शायद उससे इनकरेज होके, वैसे भी मैं समझता हूँ ये गुड पॉलिटिक्स होती है कि लोगों को उम्मीद दिला के रखो कि हम हुकूमत में आ रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तो लोग ज़रा ज़्यादा मार खा लेते हैं। पता नहीं इसकी वजह क्या है, क्योंकि एक तरफ तो इनके ये ललकारे हैं कि जी हम इलेक्शन में आ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ देखें तो पुशबैक बहुत ज़्यादा वहाँ से भी नज़र आ रहा है कि आप देखें कि पकड़ धकड़ भी उस तरह ही जारी है। एक जगह जमानत होती है, दूसरी जगह पकड़ लेते हैं, कोई लोग इनके उस तरीके से छूट नहीं रहे। फिर जो है पार्टी बैन का मौखर हुआ है, मगर अभी तलवार लटक रही है। अमल दरामद वो कह रहे हैं मखसूस नशिस्तें भी नहीं हो रही, तो मज़ामत एक पूरी नज़र आती है। तो ये वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, तो ये उस तरह का ही सिलसिला है। मगर हाँ, एक इसके अंदर ज़रूर अचंभे की बात है, और मैं चाहूँगा मोहम्मद मालिक साहब जो है ना हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब कि आपके पास जो है ना ये दुर्फितनियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वो खबर भी होती है और बीच में ये भी शक रहता है कि आप तड़का तो ये तड़का लगा रहे हैं या खबर दे रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी सच्ची साबित हुई हैं। मेरे लिए जो ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो जुमला है ना, जो उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, पहले वो उन्होंने कहा जुडिशल मेल्टडाउन हो सकता है, फिर उन्होंने कहा जी अक्टूबर में जो है ये कोई पार्टी को कोई इलेक्शन ही कलर ना करा रहे। तो जब ख्वाजा आसिफ हैं, वो बड़े वज़ीर सियासतदान हैं, वज़ीर दिफा हैं, ज़मीन के साथ कान लगा के रखते हैं, तो जब वो कहते हैं तो वो चंबे की बात है कि उनको कहाँ से फिक्र है। हमें देखें चीजों को लॉजिकली देखें तो कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। पहले देख लें अक्टूबर क्यों इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर में टॉप चेंज ऑफ गार्ड होगा सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट की तमाम तर कोशिश के बावजूद कि 3 ईयर टेनर हो जाए और फारिज ईसा साहब एलिजिडली 3 साल रहे, और वो तो जजेस की पॉलिटिक्स टू केयर ऑफ दैट। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो 8-5 का फैसला था, ये फैसला प्राइमरीली गवर्नमेंट के खिलाफ आना ही आना था, बिकॉज 2/3 मेजोरिटी इनको सीटें दिलाने के लिए नहीं आई थी। 2/3 मेजोरिटी, वो जो फैसला था 2/3 रोकने की आई थी नेशनल असेंबली में, ताकि जुडिशियल चेंजेस ना कर सकें जो गवर्नमेंट की प्लान थी। सो इसलिए अक्टूबर में चेंज ऑफ गार्ड होगा, नए चीफ जस्टिस साहब होंगे, वो इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, और अगर उनकी न्यूट्रलिटी भी देख लें तो उनकी न्यूट्रलिटी गवर्नमेंट को सूट नहीं करती। अब जो असल एलिफेंट इन द रूम है वो ये 9 जमानतें नहीं है कि जी चलें रिमांड, फिजिकल रिमांड कैंसिल हो गया, रोज बेलें होती हैं। असल इशू है जौन से चीफ जस्टिस, नई चीफ जस्टिस जो आई हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने भी वही स्टांस लिया है जो उनके प्रेडिसेसर ने लिया था, जिन्होंने वो ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, और वो है वो 8 ट्रिब्यूनल्स, और एक है इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने बदलने से रोक दिया, और उनका पास कोजेंट रीजंस नहीं है क्यों तारिक जहांगीरी को हम हटाएं। और ये वो चीफ जस्टिस हैं जिनके खिलाफ है PTI, जिनको गाली गलोच चलती है, ट्रोलिंग चलती है, उन्होंने भी वो ट्रिब्यूनल नहीं तोड़ा। अब वो 8
ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भेजा चीफ जस्टिस साहब वाले बेंच ने कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस से बात करें, और इनका ख्याल था कि शायद वहां पर तो बदल हो जाए, बिकॉज बहुत से लोगों का सोशल मीडिया पे ये बड़ा तासुर देने की कोशिश की गई थी कि जी उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है, बहुत वो लीनिंग करती हैं टुवर्ड्स PMLN एंड ऑल। मोहतरमा चीफ जस्टिस नीलम आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने भी वही अपहोल्ड किया, उन्होंने कहा नहीं वही ट्रिब्यूनल्स रहेंगे। अब ये मामला आ गया दोबारा सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वेटेड पोजीशन, मैंने बहुत टॉप लॉयर्स से बात की है, सबका ख्याल ये है कि जी वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है टू अपॉइंट ट्रिब्यूनल्स एंड एवरीथिंग, बट हैविंग सेड दैट, अगर सर्विंग जज को हटाना है या चेंज करना है तो दे हैव टू हैव रीजंस, सॉलिड रीजंस, और वो ऐसे उठा के नहीं कह सकते जैसे इस्लामाबाद में कर दिया था कि जी 3 MNAs ने लेटर लिख के दे दिया कि जी हमें इनसे इतबार नहीं है तो हटा दिया जाए, उनके ऐसे तो नहीं होता। सो अब असल चीज वो है, और अक्टूबर इसलिए बनता है कि लेट से अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि वही ट्रिब्यूनल से लेंगे, तो अब उन ट्रिब्यूनल्स ने तो स्पीड से करना है काम, और फिर वहां पे असल मसला ही पंजाब की सीटों का। अब आप इमेजिन करें कि अगर उसमें इस वक्त इस्लाम लाहौर के सबसे पॉपुलर लीडर रोहन चौधरी साहब हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट गेटर्स हैं, दिमाग ही नहीं मान सकता ना। वहां पे मरियम नवाज साहिबा की सीट है, नवाज शरीफ साहब की सीट है, नवाज शरीफ साहब की सीट खास तौर पे, क्योंकि उसके जो सवाल आए हुए बड़े खौफनाक हैं। शहबाज शरीफ तो इसलिए सेफ है कि उन्होंने वो कसूर वाली बड़ी नहीं, नवाज शरीफ साहब की सीट के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो उसका से न्यूमेरिकली से ज्यादा सिंबॉलिकली वैल्यू हुआ है। नवाज शरीफ का 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब अंडर फायर, वहां पे हमजा, वहां पे मरियम नवाज, द एंटायर फैमिली, और बड़े बड़े लोग इनके गुरखे जो हैं पंजाब में और लाहौर में। सो अगर आप इमेजिन करें कि चेंज ऑफ गार्ड हो जाता है इधर, और वहां पे सीटें को 8-10 इंपॉर्टेंट सीट्स, बहुत बड़ी तादाद की मैं बात भी नहीं कर रहा, अगर ये खानवादे की बड़ी सीट्स गिर जाती हैं तो क्या होगा? गवर्नमेंट के पास में 2 ही ऑप्शन है ना, इन्होंने उन 10 सीटों में तो बाई इलेक्शन नहीं कराना, या फिर ये करें डिसमिस करें पार्लियामेंट, ये करें वो करें। सो दैट इज अ क्राइसिस इन द मेकिंग। आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जब आपने उमर अयूब का सुना होगा स्टेटमेंट, जब वो बाहर निकले हैं तो पहली बार ही उन्होंने एड्रेस किया आर्मी चीफ को सिपह सलार के तौर पे। फिर उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ वो खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने, कि कभी भी हम PTI और फौज के खिलाफ नहीं आमने सामने नहीं करेंगे, ये PMLN वाले चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि मुझे ये भी यकीन है कि आसिम मुनीर साहब भी नहीं चाहते। और ये भी कहा कि ये नून लीग वाले हमें और फौज को, PTI और फौज को लड़वाना चाहते हैं। हाँ। जी जारी रखिए। अच्छा ये लेकिन प्रॉब्लम ये है कि PTI का एक दिन बयानिया एक होता है, दूसरे दिन दूसरा होता है। अब देखना में ये होगा कि ये बयानिया हो सकता है कि उन्होंने एक टेस्टर फेंका है कि इस पे क्या फीडबैक आता है, इस पे क्या रिस्पॉन्स आती है। क्योंकि देखें अभी जो बन्नू वाला सीन हुआ है उसमें PTI ने और फौज ने और सब ने बड़ा मिल के काम किया और बड़ा उसका अच्छा रेजोल्यूशन होता नजर आ रहा है। ये भी इधर पूरा रगड़ा लग गया, लेकिन एट द सेम टाइम पैका कोर्ट्स भी, स्पेशल कोर्ट्स भी ऑन हो गई हैं। अब उसमें रऊफ हसन एंड अदर्स वो भी जाएंगे, दूसरे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सो अभी आई थिंक टेंटेटिव 1 स्टेप फॉरवर्ड, जैसे आपने कहा 2 स्टेप बैकवर्ड्स, ये पुश एंड फोर्थ हो रहा है। फ्लक्स में है। मैं अखज़ कर रहा हूँ कि आपने 2 चीज़ें कही हैं। एक आप कह रहे हैं कि अराउंड अक्टूबर जो है ये क्योंकि क्लाइमेक्स की तरफ शायद हम जा रहे हैं, अदलिया की तरफ से खासतौर पे 2 ट्रिब्यूनल्स काम करना शुरू कर दिए, अदलिया की तरफ से शुरू कर दिए, तो अक्टूबर से पहले 2-4 फैसले तो आ जाने हैं भाई, कम से कम। तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि जो नून लीग का जो पैनिक नजर आ रहा है या हुकूमती पार्टी अलायंस का, कि वो अदलिया की तरफ से दो तलवारें जो लटक रही हैं, एक फॉर्म 45 की और दूसरा जो ये मखसूस नशिस्तों वाला 8-5 का जो फैसला है। बाय द वे मैं क्रेडिट दे दूं कि ये आपने, मैं जितना आपको जानता हूं, जितनी वेहमेंटली और कॉन्फिडेंटली इसको बताया था, तो वो आपको मुझे आज तक पता नहीं चला, आपने बताया नहीं है कि वो खबर थी, वो बिल्कुल खबर थी
वरना आप जरा एहतियात से बताते हैं। तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मजीद खबर भी पूछ लूँ कि ये दो तलवारें जो हैं ना वो ये लटक रही हैं कि इसके बाद भी अगर दलिया क्या आ रहा है। मगर मैं जो मालिक आ रहा हूँ पॉइंट आज का, मगर इलेक्शन कमीशन का जो है उसके बावजूद इसे अब पता नहीं मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या डेयरिंग करेंगे कि इतने कहने के बावजूद उनके कि जनाब जो भी पीटीआई वो करे तो आपको उसको करना होगा उनकी नॉमिनेशन को, बेसिकली कि यू आर जस्ट अ पोस्ट ऑफिस। मगर उसके बावजूद उन्होंने जो 39 की मान लिया है और 41 का नहीं माना, इसको क्या करेंगे? उसी की रेसिस्टेंस मज़ामत की निशानी है या कुछ और लॉजिक है? मेरे बड़ी इंटरेस्टिंग दो चीजें हमें देखनी होगी। एक तो देखिए उन्होंने 39 वाली मान ली और मेरा ख्याल है अच्छा अक्लमंदी का काम किया, क्योंकि जब आप वो फैसला पढ़ें 8-5 वाला, उसमें याहिया अफरीदी साहब ने भी इस हद तक सपोर्ट किया था कि जिन लोगों ने एफिलिएशन शो की है उनको तो आप पीटीआई ट्रीट करें, बाकियों को नहीं। और ये 39 उनके मुताबिक बिल्कुल ट्रीट होते थे। और याहिया अफरीदी साहब पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठा सकी और ना ही मेरे हमने उठाएगा कि बिल्कुल इम्पार्शियल पॉइंट ऑफ लॉ पे बात करते हैं, इसलिए इन्होंने वो कर लिया। लेकिन अब देखना ये है कि अब ये मामला स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी तो निकालना है ना, इसको उससे भी नोटिफिकेशन करना है। वो क्या सांस लेते हैं, बिकॉज उनकी पार्टी का सांस है कि जी ये 39 और 41 में फर्क कोई नहीं है। सो इलेक्शन कमीशन तो निकल गया बीच में से इन सीटों की हद तक जो ऑब्वियस स्टेट था कि एफिलिएशंस थी। क्या इसमें अयाज सादिक साहब अब क्या करते हैं? क्या वो उसको स्टोन वॉल करते हैं, डिली डैलिंग करते हैं, मालिक या इस पे तो बिल्कुल ये स्पीकर के ऊपर आते हैं कि नेशनल असेंबली में क्या हुकूमती पार्टी करती है। मगर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन का नज़र आता है कि ये एक लटकाने वाली बात है, क्योंकि वो छुट्टी पे गई हुई है और रिवीजन का केस वो 1-2 महीने बाद होना है, तो ये जब वो बैठेंगे तो तब होगा। एक डिलेइंग टैक्टिक्स तो आ गई, मगर पता नहीं क्या अदालत का रिएक्शन, जो अदालत जो इसके ऊपर रिएक्शन जो देगी वो तो मेजॉरिटी डिसीजन जिनका है जो कि मंसूर अली शाह साहब ने किया है फायज ईसा की बजाय उनकी इसके ऊपर आएगी। नहीं, उन्होंने तो फैसले में लिखा था, फैसले में आप हमारे पास आ सकते हैं इलेक्शन कमीशन को नहीं आ नहीं सकते। उन्होंने कहा अगर इलेक्शन कमीशन को कोई कॉम्प्लिकेशन है या एम्बिग्विटी है, बात है, तो दे शुड अप्रोच द मेजॉरिटी डिसीजन राइटर्स। उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि अब हमारे से पूछेंगे, आप फायजीसा साहब या वो डिसेंसिंग 5 जजेस से नहीं पूछेंगे, आप 8 जजेस के पास आएंगे। सो जाहिर है उसके ऑथर जज के पास, और वो पीली जज भी वही है, मगर वो एक उसकी टोन जो थी वो एक वार्निंग के तौर पे थी कि जनाब को ये बहाम नहीं होना चाहिए, इफ्स एंड बट्स ना कीजिएगा, वरना अगर आए तो हमारे पास, ताकि हम आपको एक टोन ये थी कि हम आपको डांटेंगे। मगर इन्होंने एक किस्म का, मुझे तो लगता है बड़ा एक इलेक्शन कमीशन पे बेताशा सवाल रहे हुए हैं और ये चांस पे चांस लिए जा रहे हैं। तो एक स्टेज है, कहीं कंटेप्ट की भी आप देखते हैं कि इनकी सर्जरिश भी फाइनली हो सकती है। देखें जो मिजाज, अगेन आई कांट टेक नेम्स, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बेंच के जो 1-2 लोग हैं उन्होंने प्राइवेटली बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो फिर हम इनको तल देंगे। आप तलते हैं नहीं तलते वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी बहरहाल काफ़ी चीज़ें होती हैं। दूसरा, बाय नेचर जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो एक कॉन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं है, वो ही इज़ नॉट अ हॉक लाइक फायज ईसा साहब। तो ज़रूरी नहीं कि वो एकदम बेंच जो है इनको तल दे, वो इनको मौका पूरा देगा, बिकॉज उनको भी पता है कि मामूली चीज़ नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आप हेड को और 4 मेंबर्स को उठा के अंदर कर दें, इतना सिंपल वो भी नहीं है। उनको भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो इनको पूरी ढील देंगे पहले। लेकिन आप मिजाज ये देख लें, आपने शुरू में एक जिक्र किया कि आज इमरान खान साहब को 12 केसेस में उनका फिजिकल रिमांड कैंसिल हो गया। अब बात हो रही है इमरान खान के रिमांड की, बात हो रही दूसरी। एक मौके पे मैं वो उनकी पूरी वो कमेंट्स पढ़ रहा था जो आज कार्रवाई के चल रहे थे, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट हुआ। जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने एक ट्वीट्स निकालनी, कुछ चीजें पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि देखें जी ये वो बयानिया बना रहे थे। ऑब्वियसली ही वाज बिल्डिंग इस केस के, वो एजिटेशनल था, ये था वो था। तो आगे से जज साहब ने रिमार्क दिया, ये आप क्या बता रहे हैं, इससे ज्यादा धमकियां तो आजकल जजों को मिल रही हैं। Exactly. अब ये इतना डीप सीटेड हो गया हुआ है ये बायस और क्लैश, कि जब अपना वो सनम जावेद साहिबा का केस था, कितना सेलिब्रेटेड केस था,
हर वक्त बातें होती थी, सब कुछ। अब उनका ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। आपको भी आमिर, बूढ़े हो गए हम सारे इस जगह पे केसेस देखते देते। ड्यूटी जज सिवाय तारीख डालने के कुछ नहीं करता, बड़ी तोप चलाएगा, सिफारिश पे बेल ले लेगा या नहीं लेगा, फैसले नहीं करते थे हाई प्रोफाइल केसेस के। जब ड्यूटी जज सनम जावेद का फैसला करते हैं, जब हाई कोर्ट्स आपको टेक ऑन कर लें, जब ATCs के कोई जजेस वो लिख के भेज दें आपको कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है। और आज जैसे हुआ एक अनरिलेटेड बात से वो ले गए जजेस की धमकी के ऊपर, ये बहुत ज्यादा स्टैंड ऑफ है। और अगर इमरान खान वगैरह इंकरेज हो रहे हैं, वो ये 8-8 बिलों से तो इंकरेज इंसान होता ही है, वो इंकरेज हो रहे हैं इस बात से कि ट्रिब्यूनल्स बचे हुए हैं अभी तक, वो इंकरेज इस बात से हो रहे हैं कि कोई कदम नजर नहीं आ रहा कि ऐसे लगे कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपना कॉन्फ्लिक्ट कम करने की कोशिश की है जुडिशरी के साथ। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो ये पुश बैक है बोथ वेज है, मुक्तदरा हलकों की तरफ से भी पुश बैक है, तो जुडिशरी की तरफ से भी ऑल अक्रॉस, ये सिर्फ कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये सूबों में भी और लोअर कोर्ट्स के अंदर भी नजर आ रहा है पुश बैक। मगर इसके अंदर एक और कैविएट भी है मालिक, कि अभी डिटेल जजमेंट आनी है, तो उसमें शायद हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की ये बाम या इलेक्शन कमीशन के मुतालिक स्ट्रिक्चर्स, जो ये तो सबने माना हुआ है, 13 के 13 जज कहते हैं कि इन्होंने मिस इंटरप्रेट करी है, दरमियान में उन्होंने बड़े सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को उन्होंने कहा ये भी मिस इंटरप्रिटेशन है, तो वो अभी उसका इंतजार एक होना है। लेकिन आमिर क्या होगा, चले आपने मिस इंटरप्रेट किया तो आपको सेंश्योर हो सकता है ना, आपको सजा तो नहीं हो सकती, कोई इलीगल काम तो नहीं हो गया। आपने एक फैसला दिया, मैंने उसकी तशरीह की, चले मेरी तशरीह गलत हो गई, उसमें आप मुझे सजा तो नहीं दे सकते, उसमें आप मुझे क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे अपने नालायक हैं, आपने क्यों गलत तशरीह किया, तो ठीक है हो गया। सो दैट इज नॉट रियली, जो ये कहते हैं कि जी वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैक्सिमम क्या आएगा कि उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। पहले भी बंदियाल साहब ने भी बड़े बड़े स्ट्रिक्चर्स दिए थे, उसका भी कोई असर नहीं है, सही कह रहे हैं आप। मैं अब आ रहा हूँ नेशनल असेंबली पे, वहाँ पे 2 इशू मुझे नज़र आ रहे हैं। एक ये कि वो ये प्ली ले सकते हैं कि जनाब इन्होंने क्योंकि पहले हल्फ लिया हुआ है, और वो जो दोहराते भी रहते हैं ये वाला आर्गूमेंट कि दोबारा अब ओथ की हम कैसे किसी को देंगे कि आप ओथ तब्दील कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मैं जो आपसे अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूं कि इससे मखसूस नशिस्तों की अमल दरामद तो नहीं रुकी, ज्यादा से ज्यादा ये है कि PTI की अलहदा हो जाएंगी, उनकी अलहदा हो जाएंगी, कि ये इससे मखसूस नशिस्तों की अमल दरामद भी रुकती है। हमें देखें, अगर सारा केस, सारी की सीटें भी आप उठा के पकड़ा दें PTI को, सारी मखसूस नशिस्तें भी दे दें, गवर्नमेंट तो नहीं गिरती, ना किसी सूबे में गिरती है, ना नेशनल असेंबली में गिरती है फेडरल गवर्नमेंट। सो इसलिए वो इरेलेवेंट है। मैं आपको शुरू से कहा था कि मेरे नजदीक बड़ा कट एंड ड्राइड केस था, ये केस था मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट की। आपको याद है ये अप्रैल की बात है, और मई में मैंने खबर दी थी कि गवर्नमेंट ऐसे ड्राफ्ट पे काम कर रही है कि 3 ईयर टेनर कर दें तमाम चीफ जस्टिस का, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और काफी हल्के कहते हैं कि ये सारा जो है ना क्रेडिट और डिसक्रेडिट आपका है, कि आप ही ने ये डराने की सिलसिला शुरू किया था, ये फैसला। नहीं, डराने की बात नहीं थी, ये पूरी गेम चल रही थी ना। नहीं, उसके बाद ये कोई रूमर नहीं रह गया था, गवर्नमेंट ने ऑन किया था, उन्होंने ये गवर्नमेंट की वज़ीरात की तरफ से आया था कि वो गौर करते रहे। पहले डिनाई किया, फिर मैंने अपने एक शो में ड्राफ्ट ऑफ मिनट्स पढ़ के सुनाए कि ये ड्राफ्ट मिनट्स हैं, सब कुछ है। फिर कहा नहीं प्रपोजल्स तो आती रहती हैं सब कुछ। व्हेन दैट कैट केम आउट ऑफ द बैग, उसके बाद सारे जजेस की पहले ही आपको कॉन्फ्लिक्ट पता है। आज बल्कि अगर आपको कोई शक है, आज मैं देख रहा था आज एक डिसीजन आया, आई थिंक शाहताज या सरताज शुगर मिल्स का, मैं डिसीजन पढ़ा था, उसमें एक पैराग्राफ है जिसमें लीडें उतार दी हैं चीफ जस्टिस ने अतर मनीला की। वो लिखते हैं कि कानून होना चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हमने एक केस सुना नवंबर में, तारीख लिखी हुई है, उसी दिन मैंने भेज दिया लर्नड जज को ऑथर करने के लिए फैसला, तो उन्होंने 6 महीने के बाद इस 18 को मुझे भेजा है फैसला, और लिखा हुआ है टू बी एग्जैक्ट आई थिंक 233 डेज या 223 डेज, और उड़ा के रख दिया। तो साथ है कि मैंने अगले दिन उस पर नोट के भेज दिया। जब हाल ये हुआ है जो जजेस की इतनी स्प्लिट हुई हुई है, कभी ये हमने नहीं, इससे पहले मैंने देखा कि एक चीफ जस्टिस अपने फेलो जज को एक फैसले में एक पैराग्राफ देकर रगड़ दें कि आप 6 महीने बैठे रहे हैं
और वैसे आप बड़ी बातें करते हैं कानून के ऊपर। यहाँ पे इतनी मालिक मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला भी किसी ना किसी फैसले में शायद इसका कोई जवाब देंगे, मगर हमारा इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जस्टिस फायज ईसा साहब ने भी माशाल्लाह अरशद शरीफ का जाके 1 साल बाद बेंच बनाया। उसके बाद धांधली वाला केस, वो इतने उनके पास भी बहुत ज्यादा केसेस हैं जो सिलेक्टिवली पेंडिंग है। म्यूचुअल है ना, ये तो सारे कोर्स और म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन पे चले हुए हैं ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जहां इतनी अगलीनेस हो, आपका ख्याल है कि वहां अगर बाकी जजेस को पता लगेगा कि जी ये 3 साल के लिए बैठ जाएंगे, सारे आराम से बैठ जाएंगे। पीटीआई बाय डिफॉल्ट इस वक्त बेनिफिशियरी है 2 टसल्स की, जुडिशरी एंड इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब आपका वही वाला डिक्टम चलता है ना, योर एनिमीज माय फ्रेंड। तो अब वो जो फैसला मैसेजिंग होती है, वो फैसला ठोकते हैं उनके हक में, वो जाके लगता है या पिंडी में या लगता है लाहौर में दर्द होती है, तो वो ठीक है, वो अपनी मैसेजिंग कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, तो उनकी लॉटरी निकली हुई है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड अनलेस आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट अगर रैशनलाइज नहीं होगा बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड जुडिशरी, then we have serious problem on our hands। नहीं, सीरियस प्रॉब्लम तो ये मजीद सीरियस हो जाती है जब अगर फॉर एग्जांपल स्पीकर कोई उनसे एग्री करे या ना करे, वो अमल दरामद से रोक देते हैं, तो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी तो हो जाता है। वो भी एक पहलू है। मैं एक और आपने जो नहीं, प्लान है, ये पहलू नहीं है, प्लान है, ये तय हुआ है कि अब जो है जुडिशरी के साथ बजाय इसके कि गवर्नमेंट बुरी बने, इसको पार्लियामान के जरिए काउंटर करें। आपको पता है ये भी एक प्लान डिस्कस हो रहा था कि जी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसको रिपील कर दिया जाए या अमेंड कर दिया जाए। अब अगर ये अमेंड कर देते हैं, रिपील कर देते हैं, ये आपने ये खबर भी दी थी, मैं इसी तरफ ही आ रहा था कि ये हालांकि वो बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे जस्टिफाई करेंगे, मगर जिस तरह हुकूमत का एक तर्ज अमल है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो ये अगर करते हैं तो वो एक वैसे मज़ाक की सिचुएशन भी आती है। वो ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि देखें जी जजेस में, जुडिशरी में आपस में बड़ी ग्रुपबाजी है, तो ये फैसले नहीं हो पा रहे कंसेंसस के साथ, बेंचेस पे बड़ा इख्तलाफ रह रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग जो है आप इसको कर दें। अब उस पर भी फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज उठ के हो सकता है उसको शूट डाउन कर दें कि ये इंटरफेरेंस है, यू नो। So मगर उसका भी मालिक फिर भी रिवीजन जो है, ये तो जस्टिस फायज ईसा साहब का खुद ही फैसला ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हुई हैं कि ये रिवीजन तो उन्हीं जजेस ने करनी है जो पहले थे, उसको कानून के जरिए बदलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आमिर, ऐसे तमाशे चल रहे हैं कि आप कभी कभी तो यकीन नहीं आता कि 25 करोड़ का मुल्क जो है एटॉमिक पावर कितने गैर संजीदा तरीके से चलाया जा रहा है, लिटरली। अब एक ये भी बहस चल रही है, डिस्कशन, कि जी ये बहुत इशू बन रहा है कि शायद फायज ईसा साहब को हम हर कीमत पे यहाँ लाना चाहते हैं, वहाँ करना चाहते हैं, तो वो अब लायबिलिटी बन रहे हैं, तो नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए पहले इनकी अपॉइंटमेंट का कि इस डेट से मंसूर साहब जो होंगे अगले चीफ जस्टिस पहले नहीं मालिक, पिछले साल जो है जून में नहीं मजदार से बात सुन लेना। फिर हुआ कि जी किसी एक मीटिंग में किसी ने मशवरा दिया कि जी इसका भी बड़ा डाउन साइड है, अभी तो फायज ईसा साहब बड़ा लाड करते हैं, ये ना हो कि नाराज हो के वो भी हमें रगड़ दें। इन्होंने ये नाक से आगे को देख ही नहीं रहा कि आप लार्जर पिक्चर देखें। यहाँ पे इतने बड़े बड़े फैसले इतनी छोटी छोटी कंसिडरेशंस पे हो रहे हैं कि इंसान को खौफ आता है। मालिक, आपने एक और खबर दी कि ये जो मौखर करने का, पीटीआई को बैन करने का जो मौखर हुआ, तो ये इसके पीछे कोई डिप्लोमेट्स आप बता रहे थे कि 1-2 मुल्क जहाँ पे इनकी जायदादें या बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी एडवर्स रिएक्शन आया कि ये ना करें। मैं ये सोच रहा था कि वैसे भी एक और आर्गूमेंट भी हो सकता है, एक और इनके लिए कंसिड्रेशन भी होनी चाहिए कि ये अगर पिट जाए, क्योंकि इसकी ग्राउंड्स जो हैं इसको बैन करवाने की, चाहे वो इसको आर्टिकल 6 कर लें या ये करवा लें कि जनाब फॉरेन फंडिंग का, वो खुद कह चुके हैं कि वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो अनऑथराइज्ड फंडिंग थी, या ग्राउंड्स एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। और अगर वो फैसला भी पिट जाता है और मखसूस नशिस्तों के बाद दूसरा बड़ा फैसला पिट जाता है, तो गवर्नमेंट के लिए मॉरली भी और पोलिटिकली भी उसका जो संभालना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मे 9 वाला आपका बयानिया बड़ा तबाह होता है। पहले अभी तो इतना ज्यादा मामला गर्म नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक आने वाले दिनों में गर्म हो जाएगा। जो कैप्टन सफदर की वो टेप चल रही है, जहाँ पे उन्होंने पूरा पीटीआई का बयानिया
उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, जहां वो कहते हैं जी आए और उन्होंने वहां आके हाथ जोड़े, अब वापस आए, ये करें वो करें। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया अपने लोगों का। एज टाइम पासेस बाय, देखिए लेकिन लेट्स टॉक अबाउट पावर पॉलिटिक्स। अभी पॉपुलर पॉलिटिक्स छोड़ दें, पावर पॉलिटिक्स के आपको पता हमें 3 धड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि सारे जीरो सम गेम करके बैठ गए। इमरान खान भी जीरो सम का गेम करके बैठ गए हैं, या राह पे जाने वहां पे वो कहते हैं माई वे और द हाईवे। इंस्टीट्यूशन का हम रिएक्शन देखते हैं, हमें नजर आता है, कहते हैं एनीबडी बट हिम। जुडिशरी कहती है एवरीबडी बट अस, और हम अब हमें आके इताअत करें। हर जगह अनफॉर्चुनेटली कोई 1-2 कदम पीछे हटने पे तैयार नहीं है। समथिंग हैज टू गिव। अगर तीनों में से कोई एक भी किसी मामले में 2 कदम ना हटा, then the system will have to give। और ये सारा जो आपने एक्सप्लेन किया है कि यही हिसाब लगाना मुश्किल है कौन किस किस से लड़ रहा है, और हर हफ्ते वो बदलता रहती है सिचुएशन जो है। मगर ये जो पावर गेम है ये टोटली ये इग्नोर जो कर रहे हैं वो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है कि आम आदमी के लिए जो महंगाई का मसला है, उसके बाद जो बिजली का IPPs का केस जिस तरह सामने आया हुआ है, वो लोग जो हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट से अगर ये ऑडिट हो जाता है तो उससे सारी पार्टियां, कोई तब के इसमें नून लीग भी आती है, PTI भी आती है, पीपल्स पार्टी वाले भी आते हैं, तो पाकिस्तान के सारे सबसे बड़े पावर ब्रोकर्स आ जाते हैं। फिर ये जो कपास का अभी नीचे जा रही है सूरत हाल, IMF अभी पास नहीं हुआ, ये मामला तो अवाम तो बीच में से गायब है इस पावर की जंग में। Nobody give a damn। मैं तो उस दिन का हिल गया हूँ। आपको पता है मैंने इनको उस दिन अवैस लगारी साहब को भी कहा मैंने कि और जहाँ पहुंचती है बात, मैंने कहा इनको, मैं कहा कुछ ना करें यार, आप जून जुलाई के बिल्स लोगों की 12-12 किस्तें कर दें, आपको फाइनेंशियल ईयर में वो पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर आज मेरा 20,000 का बिल है, मेरी 12 किस्तें बन गई तो अमल मेरा बिल 2,000 बन जाता, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं 20,000 नहीं कर सकता आम आदमी जो बचा रहा है। यार आप वे आउट तो ढूंढें। आपने IPPs की बात की, जब मोहम्मद अली साहब की, सेनेटर मोहम्मद अली की आप रिपोर्ट पढ़ें यार, उसमें अनबिलीवेबल फिगर्स हैं। 94 का उन्होंने फिगर निकाला, और ये इनकी रिपोर्ट है ये 2020 में, अभी 5 साल और 4 साल और हो गए हैं 20 तक। 94 वाली जो IPPs लगी 94 में, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 52 बिलियन समथिंग, 52.8 समथिंग लाइक दैट, 53 लगा लें, चले 53 लगा लें। उन्होंने कोई 400 550 अरब रुपया कमा चुके हैं, 113 रुपए के बिलियन के डिविडेंड्स दे चुके हैं। सिमिलरली जो आप बाद में देख रहे हैं आप 97 में और आगे ऑनवर्ड्स, यार 50-60 अरब लगा के 400-500 अगला हम पूरा सेगमेंट IPPs पे ही कर रहे हैं। आप उन चंद लोगों में से हैं हमारे समेत जो कि इसके ऊपर कई सालों से जोर लगा रहे हैं, और रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी नई होशरुबा किस्म की आपको तफसीलात बताएंगे कि जो है मेरे तो वो जो मेरा फेवरेट जुमला कानों में से धुआं निकल गया है। आमिर साहब थैंक यू सो मच, आपका भी। मुझे इजाज़त दी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।